नमस्कार। आप सभी का इस YouTube कक्षा में मैं स्वागत करता हूँ। बीएड प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह शिक्षण अधिगम सामग्री उनको सहायता प्रदान करेगी। बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनका तीसरा पेपर लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके 2 यूनिट पर हम लोग विगत दिनों से लर्निंग पर हम लोग संवाद स्थापित किए हैं। कुछ दिनों पूर्व जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें इस बात पर मैं जोर दिया था कि सीखने की कुछ अवस्थाएं होती हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए उस व्यक्ति का आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए। यदि वह किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो लक्ष्य पाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज हम लोग, मैं सोचा कि इसमें जो ये मोटिव्स होते हैं, जो अभिप्रेरक होते हैं, तो बहुत संक्षेप में काइंड्स ऑफ मोटिव्स पर मैं बात करूंगा। आज इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और प्रशिक्षित महाविद्यालयों में जो प्रशिक्षु होते हैं उनको इन सब बातों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। लोगों ने कभी कभी विद्यार्थी पूछते हैं कि इसका ज्ञान सर क्यों आवश्यक है, क्यों जानना चाहिए। हमने कहा इसलिए जानना चाहिए कि जब कोई समस्या काफी जटिल हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, ये कौन नहीं जानता है कि फला तकलीफ होने पर फला की दवाई दी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति को 2-4 प्रॉब्लम पहले से हो, 2-4 प्रॉब्लम, गंभीर प्रॉब्लम पहले से हो, उसमें कोई नई प्रॉब्लम्स काफी परेशान करने लगे तो क्या वही दवा दे दी जाएगी? ठीक इसी प्रकार से शिक्षण भी एक जटिल प्रक्रिया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षण का कार्य चुनौतियों भरा कार्य है।
जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे आधुनिक तकनीकियों का विकास हो रहा है, जिस प्रकार एकल फैमिली बन रही है, बच्चों के स्वभाव भी बदल रहे हैं। पेशेंस नहीं हो पा रहा है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। पहले समय में संयुक्त परिवार होता था, जो कोई भी आया बच्चों को एक लगाता चलता था, कोई सिर पर लगा दे, कोई पीठ पर लगा दे, कोई ऐसे भी बेवजह डांट दे, पूरा घर परिवार तो लोग डांटते ही थे। विद्यालयों में भी इसकी मनाही नहीं थी। और आज एकल फैमिली है, बच्चे घर में अकेले रहते हैं। परिणाम क्या हुआ कि बच्चे सेंसिटिव हो गए। शरीर तो सेंसिटिव बना, व्यक्ति का मन भी सेंसिटिव हो गया। आज सबसे बड़ी जो समस्या है शिक्षा के समक्ष, वो है बालकों का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना। आजकल आप बच्चे को एक तमाचा लगाइए, तमाचे की बात तो खैर करनी ही नहीं है, दूर की बात है। आप केवल बच्चे को डांट के देखिए, फला बच्चे को माँ बाप ने डांटा, फला बच्चे ने फंदे से झूल या कोई गलत अनुचित कार्य कर बैठे। कारण क्या है? बच्चों का सेंसिटिव हो जाना। पहले जमाने में ये बात, ये मन की मनोधारणा बन जाती थी, मन की स्थिति बन जाती थी कि इसका कोई परवाह नहीं। टीचर आते थे, बच्चों को डांटते थे, बच्चों को पीटते भी थे। घर के भी लोग बच्चों को अनायास ही, पूछे अपने बड़ों से, अनायास जो आएगा बच्चों को देता हुआ चलेगा प्रसाद। तो परिणाम, और उसके बाद बच्चे उसमें रोते भी नहीं थे, लगा और उसके बाद से खेलना स्टार्ट। बच्चे अपने मस्ती में है, अपने मगन में है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। अब शिक्षण के जो ये ट्रेडिशनल जो ये तरीके जो अपना ये बताए जा रहे हैं, ये सब ये बातें तब थी। अब कि जब इतना कुछ इनोवेशन था ही नहीं, और आज हम लोग उन्हीं सिद्धांतों पे ही अभी रगड़ रहे हैं। अब 1956 में बीएस ब्लूम ने जो सिद्धांत दिए कि इसी आधार पर बालकों का विकास करना है, बालक के जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और जो उसका उन्होंने वर्गीकरण किया, आज भी वही चल रहा है। आज थोड़ा संशोधन भी क्या हुआ, शब्दों का हेर फेर कर दिए। अब ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण मूल्यांकन हमने उसको चेंज करके ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण मूल्यांकन की जगह पर सृजनात्मकता कर दी। अरे कौन सी बड़ी बात होगी? सारी दुनिया बदल रही है, बच्चों का स्वभाव बदल रहा है। अभी कोविड-19 का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ, अब घरों घरों के बच्चे, वीडियो ऑन है, ऑफ है, साउंड ऑफ है, बच्चे अपना झूल रहे हैं, मोबाइल लेके वीडियो गेम खेल रहे हैं। कोई प्रभाव है? तो जब ये जो जटिलताएं जब बढ़ती हैं, तो उस समय व्यक्ति जो ट्रेनिंग लिया होता है, उस समय उसकी ट्रेनिंग सहायता करती है। अब सेना में तो अगर एक रूप से देखा जाए तो सब ठीक ही है।
लेकिन जब कोई गंभीर बात हो जाती, प्लेन जैसे कैसे आप लोग मूवी देखते हैं, बहुत सी मूवी, प्लेन हाईजैक हो गया है, अब उसमें यात्री फंसे हुए हैं और वहां से अपने वहां उनको ले जा, अब कितना कॉम्प्लिकेट बन गया। अब ऐसे सिचुएशन में अब तो भाई वही वहां हैंडल करेगा ना जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो और जिसको डिसीजन लेने की और सही डिसीजन लेने की जिसके पास क्षमता हो। डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है, डिसीजन लेके सारा सत्यानाश कर दे, ऐसे डिसीजन भी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो और वहां पर व्यक्ति के जो अपने जो विचार होते हैं, सही निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो वहां पे कार्य करते हैं। तो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। मास्लो के अनुसार अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक तथा अर्जित अभिप्रेरक दो रूपों में बांटा गया है। वैक्सीन लिए हैं, तबीयत ठीक नहीं है लग रहा है। एक थॉमसन महोदय हो गए, उनके अनुसार अभिप्रेरकों को स्वाभाविक अभिप्रेरक नेचुरल मोटिव्स तथा कृत्रिम अभिप्रेरक आर्टिफिशियल मोटिव्स में बांटा गया है। दो नाम आप लोग याद रखिएगा। मास्लो का जो है वो सिद्धांत वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्लो ने जब ये सिद्धांत दिया था और आज भी वो सिद्धांत ज्यों का त्यों चल रहा है, और प्रश्न ये है कि उपयोगी भी है। बस वेस्टर्न जो थिंकर्स हुए, उन्होंने मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि को काफी व्यवहारिक माना है। वो बालक के, व्यक्ति के पूरे व्यवहार का आकलन करके, देख कर उसके हिसाब से रखा गया है। जबकि हमारे जो इंडियन वेस्ट जो फिलॉसफी है, जो ये यहाँ पे किसी भी चीज का आइडियल रूप रखा गया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ अपनी फिलॉसफी, अपनी साइकोलॉजी में आप लोग शायद, भारतीय साइकोलॉजी में आप लोग तो ऐसे तो कोई है ही नहीं। बीएड के पाठ्यक्रम में इंडियन साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, ना ही कोई थिंकर्स, ना ही कोई विचार यहाँ पे है ही नहीं। केवल 2-3 फिलॉसफी है यहाँ, सात्विक, तामसिक, राजसिक, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और वात, पित्त, कफ, और एक और है। बस इसी प्रकार से, इससे ज्यादा का कोई विशेष योगदान भी नहीं है। अब ढूंढा जा रहा है, अलग बात है वो किताबें नहीं लिखी गई। समस्या तो है, तो लिखी क्यों नहीं गई, ये अपने आप में समस्या है। तो लेकिन आज भी मास्लो का जो सिद्धांत है, उसको आप परीक्षा कोई देने जाइए तो मेरा मोटिवेशन इस रूप में मैं बोल रहा हूं कि यहाँ मूल उद्देश्य है भाई परीक्षा देकर परीक्षा पास होना, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना, तब जाके आपको नौकरी की तरफ का रास्ता खुलता है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें मास्लो से एक प्रश्न गारंटेड होता है। तो इसलिए इन सबों को चीज़ों पर मैं थोड़ा सा बल दे दिया कि भाई कम से कम आप इसको ठीक ठीक तरीके से आप लोग पढ़ें, जाने। तो दो हमने ये हो गया कि अभिप्रेरकों का जो क्लासिफिकेशन जो हुआ, तो इसमें मास्लो ने दो बात बताई। एक बताया कि जन्मजात इनेट मोटिव्स, और बताया अर्जित एक्वायर्ड मोटिव्स। और एक महोदय हो गए थॉमसन, उन्होंने कहा नेचुरल मोटिव्स और आर्टिफिशियल मोटिव्स। तो और एक और महोदय है गैरेट। गैरेट महोदय ने अभिप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक, बायोजेनिक मोटिव्स और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, साइकोजेनिक मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक को साइकोजेनिक मोटिव्स, और सामाजिक अभिप्रेरक सोशियोजेनिक मोटिव्स में बांटा है। नई नई बातें हैं। अभी ये दो बातें आ गई। मनोवैज्ञानिक किनका, गैरेट महोदय ने जो बांटा, इसमें एक इन्होंने बांटा है साइकोजेनिक और सोशियोजेनिक मोटिव्स में बांटा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरकों को प्राइमरी मोटिव्स और सेकेंडरी मोटिव्स के रूप में बांटा है। और इसमें और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजिकल मोटिव्स, दैहिक अभिप्रेरक, तो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स और मनोवैज्ञानिक प्रेरक साइकोलॉजिकल मोटिव्स। यहाँ पर कितना बढ़िया दो बात अलग अलग कर लेनी है कि एक मनोवैज्ञानिक जो गैरेट ने बांटा है, वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक को उन्होंने क्या कहा है, साइकोजेनिक मोटिव्स, और यहाँ पे सेम मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक को कहा गया है साइकोलॉजिकल मोटिव्स। तो ध्यान रखना है कि जब गैरेट की जब आप लोग कभी लिखेंगे या कभी प्रश्न आएगा तो वो होगा साइकोजेनिक मोटिव्स। तो आज हम लोगों ने इसमें कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो बांटे गए हैं उन्होंने देखा। हम लोग तो मास्लो को हम लोगों ने समझा, सभी ने दो दो बांटा है। तो मास्लो ने जो दो बांटा है उसमें उन्होंने कहा कि जन्मजात इनेट मोटिव्स और एक्वायर्ड मोटिव्स, अर्जित। जन्मजात क्या होता है? जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सिलेबस को कवर करना। और ये कहा, ये थोड़ा सा जैसे कि बहुत सी चीजों को जैसे कि आप लोग सामने होने पर जो फेस टू फेस जो लर्निंग होती है उसका कोई जवाब नहीं। जन्म के समय से ही कुछ अभिप्रेरक होते हैं। अब जो जेंडर वाला जो पेपर है, या जो आप लोगों में जो फ्रायड की जो थ्योरी है, उसको समझने के लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जैसे कि जन्मजात जो अभिप्रेरक है, इसमें भाई भूख है, प्यास है, निद्रा है, आराम करना है, और काम है। काम मतलब सेक्स। ये एक्वायर नहीं की जाती है, ये जन्म से ही व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अब यहां पे ये प्रश्न ये है, अब इतना करके बात को हम अर्जित अभिप्रेरक पे हम पहुंच सकते हैं, लेकिन
इतना तो बच्चे भी जानते हैं, सर हम मेरा स्वभाव ही प्रेम होते। कुछ बच्चे हंसते रहते हैं, कुछ का स्वभाव ही थोड़ा गुस्से में होता है, और आगे जो भी जन्मजात जो होते हैं वो उसको प्रभावित करते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब बच्चे अपने जन्मजात अभिप्रेरकों से उसकी प्रबलता होने पर, और जब उससे संबंधित कोई कार्य कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे टीचर या सोसाइटी या पेरेंट्स उससे नाराज होते हैं। ये इसलिए मनोविज्ञान में जो भी मनोवैज्ञानिक उन्होंने अलग से कई किताबें लिखी। अब उनको थोड़ा पढ़ने पर जाके ये वो रिलेट करके वो बातों को रखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए। अब कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, तो उसके ये जन्म से आता है, क्या उसको शिक्षा के द्वारा सुधारा जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है। लेकिन वही उसकी स्ट्रेंथ बनेगी। उसको किस रूप में परिभाषित आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप उसको वीकनेस न बनाएं, अपनी जो उसको है उसको स्ट्रेंथ में बदला जाए। आप लोगों को याद है जो एक आमिर खान की जो मूवी आई थी, जो गीता फोगाट उसमें थी, उसमें वो कुश्ती लड़ना सिखाता है, तो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी मूवी है, लेकिन आमिर खान की मूवी है। उस मूवी में और आप उसका निचोड़ देखें तो उसका जो कोच है, कोच मतलब गुरु न कहेंगे ना, सिखा रहे हैं, तो जो उसके कोच हैं, और देखिए नई शिक्षण ठीक से जरा पढ़िए, यहाँ पे भी कोच की भूमिका कही जा रही है, जिस प्रकार से कोच से बहुत ज़्यादा इसमें रिलेट किया जा रहा है आजकल कि भाई शिक्षक को किसी कोच कितना मित्रवत होते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो भाई अब शिक्षक को कोच की भूमिका में की बात कही जा रही है। तो कोच उसको डिफेंसिव खेलने को सिखा रहे हैं, और जबकि आमिर खान उसका जो पिता है वो कहता है कि तुम डिफेंसिव क्यों खेल रही हो, तुम्हारा स्वभाव ही डिफेंसिव का नहीं, तुम डिफेंस मत करो, तुम उस पे जो उसका स्वभाव है आक्रामकता का, मतलब तुम उसको पे अटैक वाला प्रक्रिया रखो। लेकिन वो डिफेंसिव परिणाम क्या होता है, कोच वाली बात पे वो हारती है, और अंतिम मोमेंट में उसके पॉइंट भी बढ़ता है, तो उसके पिता की ही बात याद आती है कि तुम डिफेंसिव मत खेलो, और किया जा सकता है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और अब उसको यही कहा जाएगा ना कि औपचारिक शिक्षा, जो कोच जो उसका प्ले इंस्टीट्यूशंस जो भी सिखाया वो वहाँ पे काम नहीं आया। जो उसका जो बाई बर्थ जो लेके वो अपनी क्वालिटी एबिलिटी लेके आई थी, और उसके अनौपचारिक पिताजी के द्वारा दी गई, उसी को अपनाती है और वो जीतती है। यहाँ पे आप लोग मूवी को वहाँ देखा, लेकिन आप लोगों ने उसको कभी सोचा कि हम इसको कैसे अपनी शिक्षा प्रक्रिया में कैसे इसको रिलेट करें, कैसे हम इसको अपना सकते हैं। सीखने वाले की दृष्टि इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसको सब जगह से कुछ न कुछ जो भी पॉजिटिव मिल रहा है वो उसको क्या करे, लेता चले, सीखता चले। तो इस प्रकार मास्लो का जो जन्मजात प्रेरक है, तो उसमें है भूख, प्यास,
विश्राम, निद्रा और काम, ये सब जन्मजात हैं। अर्जित अभिप्रेरक है जो व्यक्ति एक्वायर करता है, जो व्यक्ति लाता है सोसाइटी से। उसमें है सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि आदि और भी बातें हो सकती हैं। अगर व्यक्ति की जन्मजात जो उसकी रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी हो जा रही है तो व्यक्ति अर्जित, वो चाहता है कि हमारी भी समाज में प्रतिष्ठा हो, मैं भी सामाजिक हूं, और उसकी रुचि को भी वो समाज से एक्वायर करता है, वो अर्जित की जाती है। रुचि वास्तव में रुचि ज्यादातर अर्जित ही की जाती है। हम किसी को बहुत ज्यादा, अब जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है जाकी रही भावना जैसी, किसी को अर्थ के प्रति, सामाजिक प्रतिष्ठा, रुतबा के प्रति है, तो क्या करते हैं भाई, अब आईएएस बन के कलेक्टर बना जाए तो प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और किसी को देखा, उससे हमारी रुचि बनी, रुचि को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, परीक्षा क्वालिफाई की, आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गया, सामाजिक रुतबा बन गया। लेकिन जो लोग नहीं बन पाए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी समाज में उसकी पूछ हो और उसकी प्रतिष्ठा हो। कुछ लोगों के पास एजुकेशन की योग्यता नहीं, देखे होंगे कि मोटे मोटे सोने के बड़े बड़े चैन पहन लेंगे, पूरा मोटा मोटा, और एक ही चैन में पूरा चलता रहेगा, ताकि भाई, और ये ऊपर का बटन खोल देंगे ताकि भाई अब चैन है अंदर है तो पड़ा रहने दो, लेकिन इसको बटन को खोल देते हैं लोग। क्यों? सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए, ये ताकि भाई अगर कोई न टोके और कोई पहना है चीज, जैसे कि कोई आप लोग नए नए कपड़े पहनते ना, तो उससे भी अभिप्रेरणा मिलती है। 5 लोग कहते कि बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई न टोके, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अच्छा पहना, ठीक है, टोकिए ही मत। तो इस प्रकार व्यक्ति जो अर्जित अभिप्रेरक हैं, जिसमें सामाजिक रुचि और प्रतिष्ठा, ऐसे और भी हो सकते हैं, ये अर्जित किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उससे सुकून मिलता है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा। इस प्रकार मास्लो का जो 2 वर्गीकरण था, अभी इसमें भी और है, अभी थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने 2 केवल अभी यहाँ पे भी बात को रखा, और जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। तो जन्मजात अभिप्रेरक में आप लोग देख लीजिए, भूख प्यास, बच्चे को देखते हैं उसको भूख लगती तो रोता है, भूख से नहीं रोता है, भूख को, उसको भूख की तृप्ति जिस प्रकार हो, तो तृप्त करने के लिए वो बाहर से वो चाहता है कि भाई हमको कोई दूध पिलाए, कोई खाना खिलाए। तो ये हो गया हमारा प्यास लगी है। प्यास लगी है तो आप तुरंत चाहते हैं कि हमको जल्दी पानी मिले और हमारी प्यास। तो आपने क्या किया, प्यास लगने से आपने प्रयास किया कि पानी की तलाश की जाए, पानी खोजा जाए, या पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। तो यहाँ पे कैसे वाले जो प्रश्न है, ये सीखने से ही आएगा। भाई पानी, भाई एक बार पिया तो ऐसा नहीं कि बार बार चाहिए, तो कैसे उसकी व्यवस्था करें, तो फिर उसके लिए प्रोसेस होगा। तो आज के अभी वीडियो के लिए इतना, बाकी दूसरा भाग वाले वीडियो में हम लोग स्वाभाविक और कृत्रिम
जो थॉमसन के द्वारा दिए गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करें।